नमस्कार, मैं राजकिशन आज के आपकी इस ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो कि सिलेबस के हिसाब से आपके बी अंतिम वर्ष के सेकंड पेपर में भी काव्य शास्त्र का जो पेपर है उसमें भी इसका है जो अध्याय दिया हुआ है। इसके अलावा ये एक ऐसा टॉपिक है, आप जान चुके होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, मैं शब्द शक्ति की बात कर रहा हूँ। शब्द शक्ति एक ऐसा विषय है, एक ऐसा टॉपिक है जो कि ज्यादातर कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। कई भर्ती परीक्षा में भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं शब्द शक्ति से संबंधित। तो हम सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे कि शब्द शक्ति है क्या। आप जानते हैं कि शब्द शक्ति का मतलब क्या है। शब्द शक्ति यानी कि वे शक्ति जो कि शब्द का क्या बताती है, अर्थ बताती है। क्योंकि हम पहले से जानते हैं कि शब्द किसको कहते हैं, शब्द। इससे पहले आपको एक बार फिर से अगर ध्यान नहीं है तो बता दूं कि भाषा की सबसे जो छोटी इकाई है वो कौन सी है, वर्ण है या ध्वनि है या अक्षर है। इसको हम भाषा की सबसे कौन सी इकाई मानते हैं, सबसे छोटी इकाई मानते हैं। और जब यही वर्ण दो या दो से अधिक हो जाते हैं, मिल जाते हैं और कोई अर्थ प्रस्तुत करता है तो वो क्या बन जाते हैं, शब्द बन जाते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। और उस शब्द के अर्थ को प्रकट करने वाली जो शक्ति लगती है वही हमारी क्या कहलाती है, शब्द शक्ति कहलाती है। तो शब्द शक्ति की परिभाषा अगर आपसे पूछे तो सामान्यतः हम समझ जाएंगे कि शब्द शक्ति की परिभाषा क्या है कि वह शक्ति जो कि किसी भी शब्द के अर्थ को है जो प्रकट कराने में सामर्थ्य रखती हो, वो क्या कहलाती है, शब्द शक्ति कहलाती है। अब देखिए क्या होता है कि शब्द शक्ति में हम सबसे पहले शब्दों के प्रकार पढ़ते हैं। तो शब्दों की उत्पत्ति भी पढ़ी है हमने, लेकिन यहां पर एक तरह से आपको मैं बतलाना चाहूंगा कि शब्द शक्ति में जब शब्द शक्ति को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम शब्दों के जो प्रकार है वो हमने इसको तीन प्रकार से बांटा है। कितने प्रकार से बांटा है, तीन प्रकार से बांटा है। पहला शब्द है वाचक शब्द, दूसरा शब्द है लक्षण शब्द, तीसरा शब्द है वो है व्यंजक शब्द। तीसरा शब्द कौन सा है, व्यंजक शब्द। यानी जब शब्द शक्ति का अध्ययन करते हैं तो शब्द शक्ति के अनुसार हम इसके शब्दों को जब विभाजित करते हैं तो वे तीन प्रकार के हैं। पहला वाचक शब्द, दूसरा लक्षण शब्द, तीसरा व्यंजक शब्द। वाचक का अर्थ होता है पढ़ना, वाचन करना, जो सीधा अर्थ पढ़ा जाए वो है वाचक शब्द। लक्षण का अर्थ होता है किसी के जैसा दिखना, उसकी विशेषता, यानी जब उसका अर्थ अगर विशेषताओं के आधार पर अगर हम ग्रहण कर रहे हैं तो वह है लक्षण शब्द। और अगर इन दोनों के अलावा कोई तीसरा है तो वह है व्यंजक। इस आधार पर हमने अर्थ भी तीन प्रकार के ग्रहण किए। वाचक शब्द से जो अर्थ ग्रहण किया उसको हमने वाच्यार्थ कहा। वाचक शब्द से जो अर्थ ग्रहण किया उसको हमने क्या कहा, वाच्यार्थ। लक्षण शब्द से जो अर्थ प्रकट किया उसको हमने लक्षणार्थ कहा, लक्ष्यार्थ कहा जिसको हमने। और व्यंजक शब्द से जो हमने अर्थ ग्रहण किया उसको हमने है जो व्यंग्यार्थ कहा। देखिए तीन तरह के अर्थ हमें प्राप्त हुए, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और तीसरा व्यंग्यार्थ। अब इसका मतलब यह हुआ कि जो हमने पढ़ा था, जैसा वाचन किया वैसा का वैसा अर्थ अगर ग्रहण कर रहे हैं तो वो वाच्यार्थ है, मूल अर्थ ग्रहण किया है हमने। और अगर हमने किसी लक्षण के आधार पर उसका अर्थ को ग्रहण किया है तो वो लक्ष्यार्थ है। यानी कि लक्षण पर आधारित है, ये विशेषता पर आधारित है और ना मूल अर्थ ग्रहण कर रहे हैं ना लक्षण के आधार पर हम अर्थ को ग्रहण कर रहे हैं, तीसरा ही कोई अर्थ निकलकर सामने आ रहा है तो वो व्यंग्यार्थ है। तीसरा अर्थ
निकल रहा है तो वो कौन सा है? व्यंग्यार्थ है। अब देखिए, हमने शब्द शक्ति के अंदर शब्दों को 3 प्रकार से विभाजित किया है, वाचक शब्द, लक्षण शब्द और तीसरा व्यंजक शब्द। इन शब्दों के आधार पर जो अर्थ ग्रहण करते हैं उस अर्थों को भी हमने 3 प्रकार से ग्रहण किया। वाचक शब्द का जो अर्थ ग्रहण किया वो वाच्यार्थ कहलाया, दूसरा जो था वो लक्षण था, लक्षण पर आधारित जो अर्थ था वो लक्ष्यार्थ कहलाया, लक्षणार्थ कहलाया, और तीसरा जो व्यंजक पर आधारित जो तीसरा अर्थ हमने ग्रहण किया वो व्यंग्यार्थ कहलाया। इसी अर्थ के आधार पर हमने शब्द शक्ति को भी है जो 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। यानी वाच्यार्थ से जो अर्थ हमने ग्रहण किया उसको हमने पहला शब्द शक्ति का प्रकार लिखा है और वो है अभिधा शब्द शक्ति। कौन सी शब्द शक्ति? अभिधा। लक्षण ग्रंथ के लक्षण अर्थ के आधार पर अगर हमने कोई अर्थ ग्रहण किया है तो वो है लक्षणा शब्द शक्ति। कौन सी है? लक्षणा शब्द शक्ति। और तीसरा अगर अर्थ निकल रहा है, ना वाच्यार्थ निकल रहा है ना लक्षणार्थ निकल रहा है, तीसरा ही अर्थ निकल रहा है तो इसका मतलब वो कौन सा शब्द शक्ति होगी? व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंग्यार्थ निकल रहा है तो वो कौन सा है? व्यंजना शब्द शक्ति हो गया। अब देखो, इस आधार पर हमारे पास शब्द शक्तियों के 3 प्रकार हो गए। ये शब्द शक्ति है, इसके कितने प्रकार हो गए? 3 प्रकार हो गए। कौन कौन से 3 प्रकार हो गए? आपने देखा ही अभी कि जो हमने शब्द शक्ति पढ़ी है, इस जो अर्थ के आधार पर हमने 3 अर्थ लिए, उन 3 अर्थों के आधार पर है जो 3 प्रकार की शब्द शक्तियां हमारे सामने निकलकर आ गई। कितने प्रकार की शब्द शक्तियां आ गई? 3 प्रकार की शब्द शक्तियां आ गई। पहली थी अभिधा। पहली कौन सी थी? अभिधा शब्द शक्ति। दूसरी थी लक्षणा, लक्षणा शब्द शक्ति। और जो तीसरी शब्द शक्ति थी वो व्यंजना। तीसरी शब्द शक्ति कौन सी है? व्यंजना। अब देखो, एक उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि किसी भी है जो वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति होगी। मैंने एक उदाहरण लिख दिया, यह ताजमहल है। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, एक पंक्ति लिखी है, यह ताजमहल है। तो देखिए कौन सा अर्थ ग्रहण हो रहा है? ये ताजमहल है, मैंने ताजमहल को देखा, असली में वास्तविक ताजमहल मेरे सामने था, मैंने आपको कहा यह ताजमहल है। इसका मतलब जो मैंने लिखा वही अर्थ आप ग्रहण कर रहे हो। तो वाचक शब्द के अनुसार ही वाच्यार्थ को आपने ग्रहण किया, मूल अर्थ ही आपने ग्रहण किया, इसमें कोई दूसरा या तीसरा अर्थ नहीं निकला है। इसका मतलब इसमें कौन सी शब्द शक्ति होगी? अभिधा शब्द शक्ति होगी। कौन सी शब्द शक्ति होगी? क्योंकि मूल अर्थ है, मूल अर्थ है अर्थात वाच्यार्थ है, तो इसमें कौन सी शब्द शक्ति होगी? है जो अभिधा शब्द शक्ति होगी। अब अगर इसी वाक्य को मैं देखो थोड़ा सा बदलता हूं, अगर कहीं मैं जा रहा हूं, मेरे दोस्त का कोई मकान बन रहा है, महल बन रहा था बड़ा सुंदर, और इतना सुंदर था कि मैंने उसको देख करके कहा कि वाह तुमने तो क्या बनाया है? ताजमहल बनाया है। मैंने देखो क्या लिखा, दूसरा उदाहरण, वाह क्या ताजमहल बनाया है, क्या ताजमहल बनाया है। अब देखो मूल अर्थ यह है कि वास्तव में वो ताजमहल नहीं है जो पहले अर्थ में था, लेकिन ताजमहल के जैसा, इसका मतलब ये क्या है? सुंदर है। इसलिए मैंने इसको कहा कि वाह क्या ताजमहल है, क्या ताजमहल बनाया है। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने उस अर्थ में कहा है सुंदरता के अर्थ पे, क्योंकि ये लक्षण पर आधारित कहा है। मैंने किसके आधार पर कहा है? लक्षण के आधार पर। और लक्षण कैसा? ताजमहल कहा है मैंने, उसके महल को, उसके मकान को। और ताजमहल किसका मैंने लक्षण बताया है? यानी कि कैसा है? सुंदर है। इसलिए मैंने उसको देख करके क्या कहा कि वाह क्या ताजमहल बनाया है। तो इसका मतलब मूल अर्थ जो वाच्यार्थ अर्थ था वो तो नहीं है, लेकिन लक्षण के आधार पर दूसरा अर्थ मुझे ग्रहण हो रहा है, दूसरा अर्थ मुझे प्राप्त हो रहा है कि इसका मतलब वो जो मेरा दोस्त जो मकान बना रहा है, जो महल बना रहा है, वो कैसा है? सुंदर है। किसके समान सुंदर है? ताजमहल के समान सुंदर है। इसलिए मैंने उसको कहा कि वाह क्या ताजमहल बनाया है। तो इसका मतलब मूल अर्थ तो इसमें नहीं था,
वाच्यार्थ तो नहीं था, दूसरा अर्थ था कैसा, लक्षणार्थ। तो इसका मतलब लक्षणार्थ था, लक्षणार्थ होते ही इसमें कौन सी शब्द शक्ति होगी, लक्षणा शब्द शक्ति होगी। एक बार फिर से समझते हैं। पहला था यह ताजमहल है, पहला यह ताजमहल है, इसका मतलब ताजमहल कैसे है, वास्तव में है। वाच्यार्थ जो मैं कह रहा हूं, जो लिख रहा हूं, वही अर्थ ग्रहण हो रहा है। इसका मतलब इसमें वाच्यार्थ है, मूल अर्थ हो रहा है। दूसरा, वाह क्या ताजमहल बनाया है, इसका मतलब वो ताजमहल बनाया है, इसका मतलब वो ताजमहल जो असली में आगरा में है वो तो नहीं है, लेकिन उसके जैसा बनाया है, यानी कि वो सुंदर बनाया है, क्योंकि वो ताजमहल भी क्या था, क्या है, सुंदर है। इसलिए मैंने कहा कि वाह क्या ताजमहल बनाया। अब देखो एक तीसरा, और एक मेरा वही दोस्त, एक और दोस्त है जिसका मकान बना रहा था, लेकिन 2-3 साल से वो मकान पूरा ही नहीं हो रहा है। मैं देख रहा हूं अभी तक उसकी नींव भी नहीं भरी पा रही है पूरी। तो मैंने उसको ऐसे ही कहा कि अरे तुम्हारा ताजमहल कब पूरा होगा, अरे तुम्हारा ताजमहल कब पूरा होगा। तो देखिए यहां पर क्या अर्थ रह रहा है, पहले में ये ताजमहल है, वाच्यार्थ है, दूसरे में वाह क्या सुंदर ताजमहल बनाया तूने, तो मकान नहीं ताजमहल बनाया है, इसका मतलब सुंदर है, लक्षणार्थ है। लेकिन तीसरा क्या कहा है मैंने, अरे तुम्हारा ताजमहल कब पूरा होगा, यानी कि ना तो पहला अर्थ है, वाच्यार्थ भी नहीं है। दूसरा, अरे तुम्हारा ताजमहल कब पूरा होगा, यानी अभी पूरा हुआ नहीं, इसका मतलब सुंदर तो है ही नहीं, दूसरा अर्थ भी नहीं है। तीसरा अर्थ निकल रहा है, मैंने अतिशयोक्तिपूर्ण कहा है, व्यंग्य क्या है किया है उस पर कि अरे ये तुम्हारा ताजमहल कब पूरा होगा। तीसरा अर्थ निकलते ही कौन सा हो जाएगा, व्यंजना शब्द शक्ति हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैंने क्या क्या है, व्यंग्य क्या है उस पे, क्या अरे तुम्हारा ताजमहल कब पूरा होगा। तो ये कि उदाहरण से हमने इसको समझा है कि 3 प्रकार की जो शब्द शक्तियां होती है वो कैसी है। अब देखो आइए इसको विस्तृत से समझते हैं इन तीनों शब्द शक्तियों को। सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति बड़ी सरल है, जैसा हम लिखते हैं, जैसा हम बोलते हैं, अगर वही अर्थ ग्रहण हो रहा है, मूल अर्थ ग्रहण हो रहा है, मूल अर्थ ग्रहण होता है, यानी कि वाच्यार्थ ग्रहण होता है या प्रकट होता है, तो कौन सी शब्द शक्ति है, अभिधा। जैसे यह ताजमहल है, यह ताजमहल है, यह गाय जा रही है, यह सर पढ़ा रहे हैं, तो कौन सा है, मूल अर्थ हमें ग्रहण हो रहा है, तो अभिधा शब्द शक्ति समझ गए होंगे उम्मीद करता हूं। आगे देखिए दूसरी जो शब्द शक्ति है वो है लक्षणा शब्द शक्ति। अब देखिए लक्षणा शब्द शक्ति को हमने 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में। कौन कौन सी है समझते हैं, पहली और दूसरी। लक्षणा शब्द शक्ति को कितने भागों में बांटा है, 2। लक्षण लक्षणा और उपादान लक्षणा। लक्षण लक्षणा और उपादान लक्षणा। लक्षण लक्षणा को हमने रूढ़ि लक्षणा भी कहा है, उपादान लक्षणा को हम प्रयोजन लक्षणा कहते हैं। देखो क्या फर्क है दोनों में, है लक्षणार्थ इसमें ग्रहण होता है, लेकिन एक फर्क है, अगर हम जिस लक्षणार्थ को ले रहे हैं, जिस वस्तु के लक्षण को या जिस वस्तु को हम उदाहरण स्वरूप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो वस्तु उस कार्य में शरीक है, सम्मिलित है, तब तो उपादान लक्षणा होगी। और अगर वो वस्तु उसमें सम्मिलित नहीं है तो लक्षण लक्षणा होगी, रूढ़ि लक्षणा होगी। देखिए समझते हैं, मेरा मित्र तो शेर है। अब बताओ भाई, मेरा मित्र तो शेर है, मेरा मित्र है जो कैसा है, शेर है। शेर का मतलब जानवर, वो पशु, बाघ, शेर, चीता, जंगल का रहने वाला, वो शेर नहीं है। यहां मैंने मेरे मित्र को शेर कहा, इसका मतलब वो शेर के जैसा क्या है, लक्षण क्या है शेर का, बहादुर है।
अर्थात किस आधार पर मैंने मेरे मित्र को शेर कहा है, उसके लक्षणों के आधार पर, इसका मतलब लक्षणार्थ निकल रहा है, इसका मतलब लक्षणार्थ शब्द शक्ति तो है, लेकिन जिसका मैंने एग्जाम्पल कहा है शेर, क्या ये उसमें सम्मिलित है? नहीं, ये उसमें सम्मिलित नहीं है। केवल और केवल इसके लक्षण इसमें सम्मिलित है। शेर कैसा है? बहादुर है, इसलिए इसको हमने शेर के जैसा कहा है, जबकि शेर इसमें शरीक नहीं है। तो कौन सी शब्द शक्ति होगी? लक्षणा होगी। अब देखो, समझो उपादान लक्षणा या प्रयोजन लक्षणा कैसी होती है। जैसे इसका एग्जांपल लिखवा रहा हूं मैं। दो बंदूकों ने सारी पूरी बस लूट दी। दो बंदूकों ने पूरी बस लूट दी। दो बंदूक, इसका मतलब दो बंदूक चल के थोड़ी आई है, दो बंदूक लेके आए। कौन आए? डाकू आए होंगे, चोर आए होंगे। लेकिन चोरों के पास थी क्या? दो बंदूक, इसलिए मैंने हेडिंग लगा दी, दो बंदूकों ने क्या कर ली? पूरी बस लूट ली। अब देखिए यहां समझने वाली बात क्या है कि वो दो बंदूक भी उसमें सम्मिलित है बस लूटने में, लेकिन वो दो बंदूक अकेले नहीं आई थी, उन दो बंदूकों को चोर या लुटेरे या डाकू लेके आए थे। लेकिन जिसका मैंने उदाहरण दिया है, जिसका मैंने हेडिंग लगाया है, जो वाक्य लिखा है, उस वाक्य में वो भी शरीक थी उस कार्य में, इसलिए मैंने कहा कि दो बंदूकों ने पूरी बस लूट ली, यानी दो बंदूक भी थी साथ में, लेकिन उसको लेकर कोई और आए थे, चोर आए थे, लुटेरे आए थे, डकैत आए थे, इसलिए इसमें उपादान लक्षणा होगी। एक और एग्जांपल, हाथ पैर बचाते हुए काम करना चाहिए। हाथ पैर बचाते हुए काम करना चाहिए। देखिए क्या कहा है मैंने? हाथ पैर बचाते हुए काम करना चाहिए। इसका मतलब मैं आपको कोई काम कर रहे हो, आप मेरे घर पे कोई काम कर रहा है, तो मैं उनको कहूं अरे हाथ पैर बचा के काम करना भाई, तो इसका मतलब ये हुआ कि तू अपना सुरक्षा का ख्याल रखते हुए कार्य को करना। ऐसा नहीं है कि हाथ पैर बचाना इसका मतलब मुंह टूट जाए, सिर फूट जाए, उसकी कोई चिंता नहीं। पूरे शरीर की तुम्हें सुरक्षा करनी है, पूरे शरीर की रक्षा करते हुए तुम अपना कार्य करना। लेकिन मैंने ऐसा नहीं कहा कि तू अपने शरीर का ख्याल रखना, मैंने ऐसे कहा सिर्फ हाथ पैर बचाते हुए क्या करना है? काम करना है। यानी हाथ पैर भी सम्मिलित है, लेकिन उसके साथ साथ शरीर के दूसरे अंग भी उसमें शामिल है। लेकिन जो चीज मैंने कही है वो भी तो उसमें शामिल है ही, वो अकेले अलग से नहीं है, इसलिए इसमें कौन सी होगी? उपादान लक्षणा होगी। लेकिन लक्षणा मैंने कहा सीता गाय है। सीता तो क्या है भाई? गाय है। तो सीता गाय है, इसका मतलब सीता गाय के जैसी क्या है? सीधी है। उसके लक्षण है सीधी सरल स्वभाव की है वो, यानी वो गाय नहीं है बल्कि गाय के जैसी है, उसके लक्षण गाय के जैसे हैं। वो क्या है? सरल स्वभाव की, इसलिए मैंने उसको कहा सीता तो क्या है? गाय है। तो यहाँ पे सिर्फ लक्षणा होगी, रूढ़िवादी लक्षणा है। और यही दो बंदूकों ने पूरी बस लूट ली, हाथ पैर को बचाते हुए काम करो, पेड़ पौधों की रक्षा करो। पेड़ पौधे के साथ साथ पेड़ पौधे के अलावा वनस्पति सारी है, उसकी भी हमें क्या करनी चाहिए? रक्षा करनी चाहिए। तो कहने का मतलब जिसमें जिसको हम सम्मिलित कर रहे हैं वो भी अगर उस कार्य में सम्मिलित हुए तो वो उपादान लक्षणा कहलाएगी। और अगर वे लक्षण जो जिस लक्षणार्थ को हम ग्रहण कर रहे हैं वे लक्षण उस कर्म में सम्मिलित नहीं है, केवल उनके लक्षणों के आधार पर हमने उसका है जो प्रयोग किया है, तो वहां पर लक्षणा होगी। ये फर्क है लक्षणा में और ये है उपादान लक्षणा में। दो तरह की शब्द शक्तियां हमने अभी पढ़ी है, अभिधा, दूसरी है जो लक्षणा। अभिधा में हमने क्या पढ़ा? अभिधा में हमने पढ़ा जिसमें वाच्यार्थ, मूल अर्थ, लक्षणा में लक्षणार्थ, लक्षण के आधार पर दो प्रकार की है, लक्षणा और उपादान लक्षणा। अब शेष रही व्यंजना। चलिए आइए व्यंजना की ओर बढ़ते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति में क्या होता है? हमने पहले ही पढ़ा है कि इसमें तीसरा अर्थ निकलता है भाई, ना पहला वाचा ना दूसरा लक्षणार्थ, तीसरा अर्थ अगर निकल रहा है तो वो है व्यंजना, व्यंग्यात, जिसमें हम कहते हैं, जिसको व्यंग्यात कह सकते हैं। देखिए व्यंजना शब्द शक्ति, इसमें व्यंग्यात निकलता है। क्या निकलता है भाई? कौन सा अर्थ है? व्यंग्यात को ग्रहण करते हैं हम। लेकिन यहां पर भी व्यंजना शब्द शक्ति के भी दो भेद किए जाते हैं। कितने भेद है? दो। एक है शाब्दी व्यंजना और दूसरा है आर्थी
व्यंजना। दूसरा कौन सा है? आर्थी व्यंजना। पहली है शाब्दी व्यंजना, दूसरा है आर्थी व्यंजना। अगर मैं कोई बात कह रहा हूं या मैं कोई वाक्य लिख रहा हूं, उसके शब्दों में अगर व्यंजना है तो वो कौन सी कहलाएगी? शाब्दी व्यंजना। लेकिन मैं जिस बात को कह रहा हूं, मैं जिस बात को अगर समझा रहा हूं, उसके अर्थों में व्यंजना है, उसके अर्थ में व्यंग्य है, तो वो कौन सी होगी? आर्थी व्यंजना। पहले तो एक बात को स्पष्ट कि जिसमें मूल अर्थ नहीं हो, दूसरा लक्षण पर आधारित अर्थ नहीं हो, और तीसरा अर्थ ग्रहण कर रहे हैं, तभी व्यंजना शब्द शक्ति होगी। या फिर कभी हम व्यंग्य कर रहे हैं किसी पर, तभी भी कौन सी होगी शब्द शक्ति? व्यंजना शब्द शक्ति होगी। अब देखो शाब्दी में शब्दों में व्यंजना है, इसका मतलब इसमें किसमें होगी व्यंजना? शब्द में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जिस बात को मैं व्यंजना के साथ प्रस्तुत कर रहा हूं, उसमें उस शब्द को अगर बदल दूं, तो फिर शब्द शक्ति का प्रभाव नष्ट हो जाएगा, क्योंकि वो शाब्दी व्यंजना है। शब्द हटते ही वो शब्द शक्ति खत्म हो जाएगी, क्योंकि उस शब्द में तो वो शक्ति थी, इसलिए उस शब्द का प्रयोग करना मुझे अनिवार्य हो जाएगा। और आर्थी व्यंजना में क्या होता है भाई, कि आर्थी व्यंजना में शब्द को बदल देने से भी अगर शब्द शक्ति का प्रभाव नष्ट नहीं होता है, केवल अर्थ के आधार पर कल्पना करी जाती है, तो वहां आर्थी व्यंजना कहलाएगी। एग्जाम्पल देख लो शाब्दी व्यंजना का। एक दोहा लिखता हूं। चिरजीवो जोरी जुरे, क्यों ना स्नेह गंभीर। चिरजीवो जोरी जुरे, क्यों ना स्नेह गंभीर। को घटी ए वृष भानुजा, ए वृष भानुजा, तो वे हलधर के बीर। चिरजीवो जोरी जुरे, क्यों ना स्नेह गंभीर। को घटी ए वृष भानुजा, वो हलधर के वीर। देखो एक शब्द आया है वृष भानुजा, एक शब्द आया है हलधर, एक है वीर। अब देखो वृष भानुजा, वृषभ का मतलब होता है बैल, और बैल की पुत्री कौन है? गाय। बैल की पुत्री कौन है? गाय। पहला अर्थ शब्द में निकल रहा है। इसी में दूसरा श्लेष है, चिपका हुआ अर्थ है। कौन सा? वृषभान जी कौन थे? वृषभान जी राधा के पिता, और राधा के पिता है वृषभान की पुत्री कौन है? राधिका। यहां हलधर का मतलब हल को धारण करने वाला, हल को धारण करने वाला, धरने वाला कौन है? बैल। और बैल का भाई कौन है भाई? बैल। बैल का भाई बैल। दूसरा श्लेष, दूसरा अर्थ क्या है? हलधर किसको कहा जाता है? बलराम जी को। और बलराम का भाई कौन है? कृष्ण है। अब देखो यहां पे क्या अर्थ है? गाय है और बैल है, प्राकृतिक रूप से दोनों पति पत्नी हैं। गाय और बैल में स्नेह हो गई, प्रेम हो गई, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से एक दूसरे के लिए बने हैं। इनको, इनकी जोड़ी स्वाभाविक है, बैल और गाय में स्नेह होना। इधर इन्होंने कहा है कि जब गाय और बैल में स्नेह होगा तो ये भी तो वृषभान की पुत्री है, राधिका है, और इधर बलराम के भाई है, कृष्ण है, तो राधा और कृष्ण में भी स्नेह होना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। चिरजीवो, सदियों से ये जोड़ी जुड़ी हुई है, क्यों ना स्नेह गंभीर, क्यों ना इसमें स्नेह होगा गंभीर, क्यों ना इतने प्रेम, इतना आत्मीयता होगी। कौन घटी, ऐसा कौन है, कौन घट रहा है, दोनों में कौन कम है? एक वृषभानुजा है, एक वृषभान जी की कन्या है, तो दूसरे हलधर के वीर है, बलराम के भाई है, यानी एक गाय है तो एक बैल है। दोनों में आपस में स्नेह होना बड़ा है, जो स्वाभाविक है, ऐसा होना प्राकृतिक है, इनमें प्रेम होना। अब देखो यहाँ पर मैं वृषभान को और हलधर को हटा दूं तो यहाँ पर इस अर्थ को जो हम लगा रहे हैं, दो श्लेष जो चिपका हुआ अर्थ है, एक बैल, एक गाय, एक राधिका, एक कृष्ण, ये अर्थ बदल जाएंगे, और ये अर्थ बदलते ही इसमें शब्द शक्ति का प्रभाव क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब इसमें शाब्दी व्यंजना है। इस पे कौन सी व्यंजना होगी? शाब्दी व्यंजना। अब आरती व्यंजना, जिसके अर्थ में ही क्या है? व्यंजना। अर्थ बदल, शब्द बदल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लिया हम लोग दो दोस्त हैं जो रोज
सुबह 5 बजे उठ करके है जो व्यायाम करते हैं, या सुबह रोज 5 बजे मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, प्रातःकाल भ्रमण के लिए जाते हैं। रोज एक मेरा दोस्त वो मुझे 5 बजते बुलाने आ जाता है या उठाता है फोन करके। अब एक दिन मुझे फोन किया, मेरी नींद नहीं खुली थी, उसने मुझे फोन किया, अरे 5 बज गए। मैंने कहा ओके आ रहा हूं, हाँ मैं आ रहा हूं। इसका मतलब ना उसने मुझे कुछ कहा, मैंने ना कुछ कहा, उसने मुझे कहा 5 बज गए और मैंने कहा मैं आ रहा हूं। मैं अर्थ समझ गया कि 5 बज गए का मतलब क्या है, मुझे है जो भ्रमण करने जाना, व्यायाम करने जाना, मुझे मॉर्निंग वॉक पे जाना है, और मैंने सीधा अर्थ ग्रहण कर लिया। जबकि वाच्यार्थ तो 5 बज गए, 5 बज गए था, कोई इसमें मूल अर्थ जो था वो तो मेरा उससे कोई लेना देना, 5 तो बज ही गए थे भाई, उससे कोई मेरा लेना। लेकिन मैंने तो उसको क्या प्रत्युत्तर किया कि मैं आ रहा हूं। जैसे स्कूल में रोज घंटी बजती है, 4 बजे छुट्टी होती है, तो हेडमास्टर जी ने चपरासी से कहा 4 बज गए। हेडमास्टर जी ने चपरासी से कहा 4 बज गए। चपरासी ने बिना कुछ कहे कि जी सर, जाते ही क्या बजा दी, घंटी बजा दी। इसका मतलब वो समझ गया कि 4 बजे क्या करनी है, छुट्टी करनी है, छुट्टी का टाइम हो गया, इसलिए उन्होंने कहा 4 बज गए, और वो सीधा समझ गया और जाकर क्या बजा दी उसने, घंटी बजा दी। तो ये आरती व्यंजना है। इसमें कौन सा अर्थ है, तीसरा। भाई 4 बज गए सामान्य मूल अर्थ था, वाच्यार्थ था, लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं था। दूसरा लक्षणार्थ इसमें कोई निकल ही नहीं रहा था, लेकिन तीसरा अर्थ निकला, 4 बज गए और उसने क्या किया, घंटी बजाई। इसका मतलब छुट्टी का समय हो गया है, और छुट्टी का समय होते ही उसने क्या बजा दी, घंटी बजा दी। तो तीसरा अर्थ अपना आप ही निकल गया, व्यंग्यात्मक अर्थ निकल गया, व्यंजना निकल गई, उसमें छुपा हुआ रहस्य। लेकिन वो कैसा था, अर्थ में 4 के बजे, उस दिन अगर 4:30 छुट्टी हो जाए तो मैं कहूं 4:30 बज गए, 5 बज गए, तो भी अर्थ बदल नहीं सकता, शब्द बदल गए। तो इसका मतलब वो कौन सी शब्द शक्ति होगी, व्यंजना शब्द शक्ति होगी। तो देखो इस तरह से हमने आज 3 शब्द शक्तियों को संक्षिप्त में समझने का प्रयास किया है। पहली है अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति में मूल अर्थ जिसको ग्रहण करें, वाच्यार्थ को ग्रहण करते हैं, जो लिखा है वही अर्थ अगर हमें समझ में आ रहा है तो इसका मतलब वो कौन सी हो गई, अभिधा शब्द शक्ति। दूसरी थी लक्षणार्थ शब्द शक्ति, जिसमें लक्षणार्थ को ग्रहण करते हैं, लक्ष्यार्थ को ग्रहण करते हैं, लक्षण के आधार पर ग्रहण करते हैं। 2 प्रकार की है, रूढ़ि लक्षणा, प्रयोजन लक्षणा, जिसको हमने उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा भी कहा है। उपादान लक्षणा, जिस लक्षणों को हमने सम्मिलित किया है वो वस्तु भी उसमें शामिल है। मैंने उदाहरण दिया था, 2 बंदूकों ने सारी बस लूट ली, पूरी बस लूट ली। इसका मतलब 2 बंदूकों सहित जो व्यक्ति आए, चोर आए, लुटेरे आए, वो 2 बंदूकों को भी लेकर आए थे, तो उसने सारी बस को क्या कर दी, पूरी बस को लूट ली। लक्षण लक्षणा, लक्षणों के आधार पर, मेरा दोस्त शेर है, सीता तो गाय है, राजस्थान वीर है, राजस्थान वीर है, वीरता का इसमें भाव है, लक्षण है, तो इसलिए रूढ़ा लक्षणा हो गई भाई, ये लक्षण लक्षणा हो गई। और वही तीसरी शब्द शक्ति जिसमें व्यंजना हो, व्यंग्यार्थ हो, तीसरा अर्थ निकलता हो, ना पहला ना दूसरा, तीसरा अर्थ निकलता हो, वो कौन सी है, व्यंजना शब्द शक्ति है। वो भी 2 प्रकार की है, शाब्दी और आरती। अभी हमने पढ़ा शाब्दी, जिसमें शब्द में अर्थ छिपा हुआ, शब्द में शक्ति छिपी हुई हो, आरती जिसमें अर्थ में है जो शब्द शक्ति छिपी हुई है। तो आज हमने शब्द शक्तियों का अध्ययन किया है। ये शब्द शक्तियां आपके बीए अंतिम वर्ष के जो काव्य शास्त्र वाला सेकंड पेपर है उसमें भी आपके है जो सिलेबस में ये दी हुई है। इसके अलावा ये कई भर्ती परीक्षा में भी है जो पूछी जाती है। आशा करता हूँ इस संक्षिप्त में आज के इस क्लास में जो शब्द शक्तियां समझाई है आप सबको समझ में आई होगी। आप सबको शुभकामनाएं, धन्यवाद।